हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको आज जो है वो पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस में वाइड सिलेबस जो न्यूली सिलेबस सीबीएसई की तरफ से लॉन्च हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं। एक्चुअली में कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्या क्या हम करें और क्या क्या हम ना करें। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आइए उन टॉपिक्स को हम पहले पढ़ते हैं, वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको करने हैं। तो फर्स्ट वन जो चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो देखिए, इसमें जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो पहला टॉपिक करना है द्विराष्ट्रीय निर्माण, दूसरा करना है विभाजन के कारण और परिणाम। जैसे जो 1947 के अंदर जो हमारा देश जब विभाजन हुआ था तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, वो। तीसरा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां मैंने आपको पहले भी टॉपिक्स में बता रखी थी बच्चों को, वो तीन चुनौतियां थी, लोकतंत्र था, विकास था और एकता था। ठीक है, तो इन तीनों जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा आता है रजवाड़े यानी कि विले में समस्या, यानी कि जब रजवाड़ों का विलय हुआ था इंडिया के अंदर भारत में तो उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो टॉपिक करके जाना। राज्यों का निर्माण, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यों का निर्माण। और है पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या चुनाव, जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है कि सर इसमें से जो सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है। तो भाई आप इसमें से करके जाना, एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रजवाड़ों का विलय, ये खास कर दो। ये दो टॉपिक जो वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी करके आप सारे जाओगे, लेकिन उन दो क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके जाना। एडेड टॉपिक्स में सरदार पटेल की एकीकरण की भूमिका। देखिए, जितने भी एडेड टॉपिक्स हैं उनको आपने छोड़ना नहीं है, उनको तो आपने करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि एडेड टॉपिक्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। और भाई ये सरदार पटेल की भूमिका तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर 1 के अंदर आप ये सब कवर कर लेना, जिसमें से मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और रजवाड़े का विलय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मूव करते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर है नियोजित विकास। देखिए इसमें क्या है, पहले जो चैप्टर थे वो थे 9 चैप्टर, अब उनको करके जो एड ऑन कर दिया वो 7 कर दिया है। कुछ चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे चैप्टर में एड ऑन कर दिए हैं। तो ये एक न्यूली एडेड टॉपिक्स और न्यूली सिलेबस है। प्रीवियस ईयर में जो भी सिलेबस था जैसा भी था उसको जैसा आप लीव आउट कर दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं यही सीबीएसई ने भी इश्यू कर रखा और यही है सारा सिलेबस। अब इसमें जो नियोजित विकास में है ये पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी याद करो, 1951 के अंदर। और जो कब तक बनी थी, 1956 तक। देखो पहली जो पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक बनाई गई थी। ठीक है, हमेशा जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल के लिए बनाई जाती है, जिसके अंदर सरकार ऑब्जेक्टिव रखती है कि हमें किसको अच्छा करना और किसको अच्छा नहीं करना है। दूसरा हरित क्रांति 1967 और 68 में आई थी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं इसको इंग्लिश में। श्वेत क्रांति मिल्की क्रांति के ऊपर था, ये भी जरूर करके जाइएगा। वामपंथी और दक्षिणपंथी, भाई इसमें से डिफरेंसेस आ सकता है और कभी कभार ऐसा भी होगा कि एमसीक्यू के अंदर आपसे ये पूछ लेंगे, खासकर ये ईयर पूछ लेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। केरल विकास मॉडल आ सकता है, बॉम्बे प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान भी आ सकता है, ये भी करके जाना है। और इसमें जो एडिट टॉपिक है वो राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा नीति आयोग। देखो नीति आयोग जो है वो क्या है, नीति आयोग इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना में जो योजना आयोग था ना, वो योजना आयोग को बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, किसके कंसिडरेशन के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी के कंसिडरेशन में इसको चेंज कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो थर्ड चैप्टर जो हमारे पास आता है ये है भारत की विदेश नीति, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी विदेश नीति है, भारत ने ऐसा क्या क्या करा विदेशों के साथ। और ये भी आपको बता दूं कि भारत की विदेश नीति में सबसे जो अहम भूमिका निभाई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। कब तक, 1947 से लेकर 64 तक, और 64 से लेकर 66 तक लाल बहादुर शास्त्री ने निभाई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई थी, तो फिर वो पॉलिसी जो है वो चेंजेस होती गई। और जैसा कि आप जानते हो कि जिस तरीके से न्यू हमारे देश में प्रधानमंत्री आते हैं तो सबकी स्ट्रेटेजी, सबकी पॉलिसी अलग अलग होती है। इसमें आप ये जरूर करके जाना, समझौता देखो कोई सा भी आ सकता है, पंचशील समझौता, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पंचशील जो है वो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने करा था, ताशकंद जो है वो किसने करा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, और शिमला समझौता करा था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, विदेश नीति के सिद्धांत, ये विदेश नीति जो हम निभा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं दूसरों के साथ, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं वो बहुत जरूरी है।
भारत के अन्य देशों से बदलते संबंध। भाई पहले क्या होता था, भारत के संबंध अमेरिका, रूस और चीन के साथ आते थे, लेकिन अब जो एड ऑन हो गया वो इजराइल ऐड हो गया है, तो इजराइल वाला तो करके जाना आप, ठीक है जी। फिर आता है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अब इसमें पहले जो हम नॉर्मली हम पढ़ते थे वो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आ जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, किसी के साथ भी इसका रिलेशन आ सकता है। तो सारे रिलेशन आप करके जाइए, एनसीईआरटी की बुक में इसका कंसेप्ट दे रखा है। और अगर आपको एनसीईआरटी ज्यादा अगर नहीं समझ आ रही है तो गाइस बीबी तायल, बीबी चौधरी बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर आप जाके इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और अगर आपको इस कंसेप्ट को नहीं समझ आ रहा है या आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप इन सारे नोट्सों को ले सकते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1971 के अंदर आपको पता होगा भारत पाकिस्तान को जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस युद्ध के अंदर बांग्लादेश को एक अलग सा राज्य या अलग सा देश घोषित कर दिया गया था। कारगिल युद्ध 1999 के अंदर हुआ था। भारत चीन का युद्ध भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एडेड टॉपिक है वो कौन कौन से, देखो भारत का परमाणु प्रशिक्षण 1947 और 1998, ये पूरा पढ़ना है इसके अंदर, कैसे कैसे भारत ने परमाणु प्रशिक्षण करा था 47 से लेकर 1998 तक, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस लेके आए, कि इसकी कौन कौन सी पॉलिसी अप्लाई करी, और भारत इजराइल संबंध, जैसे मैंने अभी आपको बताया इजराइल वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 3 चैप्टर बताए हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए और इसके बाद हम आगे के जो 4 चैप्टर बचे उनको बताएंगे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए। सो वेल गाइस, आपने 3 चैप्टर को आई होप सो नोट डाउन कर लिया होगा और इनकी प्रिपरेशन तो करनी बहुत जरूरी है। और आइए अब हम मूव करते हैं चैप्टर 4, 5, 6 और 7 की तरफ। देखिए चैप्टर 4 जो है वो है भारत में दल एवं दलीय प्रणाली। इसके अंदर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, राजनीतिक दल एवं एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व मतलब क्या, कि जिसमें केवल एक का ही प्रभुत्व हो, एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो, और वो कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस थी। फिर कांग्रेस प्रणाली कैसी थी, फिर उसके बाद गैर कांग्रेसवाद और सिंडिकेट। सिंडिकेट मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंडिकेट प्रणाली यानी कि सिंडिकेट जो ग्रुप था वो था कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आए थे 1964 से लेकर 1966 तक। फिर इंदिरा गांधी आई, उनके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव थे। 1967 के चुनाव, भाई ये तो जरूर करके जाना, 1967 के अंदर जो आम चुनाव हुए थे उसमें क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या उसके अंदर घटनाएं हुई, वो सारा का सारा इसमें। फिर गठबंधन की राजनीति आई, दल बदल आया, कांग्रेस में फूट डलनी भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। पुनर्गठन तथा विभाजन, ये बहुत जरूरी है, जैसे कांग्रेस में किस प्रकार का विभाजन हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कांग्रेस के अंदर प्रोस्पेक्टिव थे, वो सारा। कांग्रेस में जो जीत हुई और गरीबी हटाओ राजनीति। देखिए इंदिरा गांधी जो थी ना, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन जो इसके अगेंस्ट में थे जो लोग थे उन्होंने कहा था कि इंदिरा हटाओ। ये बड़ा फेमस नारा है, इंदिरा हटाओ उन्होंने बोला था और इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर प्रीवी पर्स, ये भी इंदिरा गांधी लेकर आई थी। कांग्रेस की मजबूती के कारण कांग्रेस किस तरीके से मजबूत हुई, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप एक काम कर रहे हो, देखो सपोज करो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एक गिलास जो है पानी का अपने हाथ में रखो, आप उसको कितनी देर रख सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि उसको लॉन्ग टाइम तक रखो आप, तो आप उसको रख सकते हो, नहीं। ठीक इसी प्रकार से एजुकेशन होती है। जब हम एग्जाम के एंड टाइम में पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अगर एंड तक करोगे आप, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो और सारे कंसेप्ट जो है आपको वो बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में भी आया था। द्विदलीय और बहुदलीय के गुण एवं दोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत में बहुदलीय गठबंधन प्रणाली, गाइस ये है जो टॉपिक, ये चैप्टर 4 के 11 टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता दिए मैंने आपको उसमें से कौन कौन से करने, लेकिन करने सारे हैं, बट जो मेन है वो आपको बता चुका हूं। आइए मूव करते हैं चैप्टर 5 की तरफ। ये है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी चैप्टर जो है वो इंडल्ज हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, इसीलिए चैप्टरों के जो न्यू प्रारूप आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आपातकाल की घोषणा, भाई ये तो जरूर करके जाना, 100% आएगा इसके बहस परिणाम या इसके आयाम। आपातकाल जरूर करके जाना, मैं दोबारा बता रहा हूं। निवारक नजरबंदी आपने 11th क्लास में पढ़ा था। प्रेस सेंसरशिप और लोकतांत्रिक उम्र तथा आंदोलन, ये बिहार और गुजरात के अंदर हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसमें एडिट टॉपिक है भैया, ये क्या है, जयप्रकाश नारायण ऐड हुआ है और इसकी संपूर्ण क्रांति, जो जो उसने क्रांतियां करी हैं जयप्रकाश नारायण से, वो सारी की सारी।
फिर राम मनोहर लोहिया तथा समाजवाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा एकात्मक मानववाद, ये भी इंपॉर्टेंट है और ऐड हुए हैं। देखो ऐड के जो टॉपिक है ना वो सारे करके जाओ आप, ठीक है, क्योंकि ऐड में कुछ नहीं पता किसको क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं, करते जाना। चैप्टर 6 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, स्वतः आंदोलन तथा मांग, अलगाववाद, असम समझौता एवं द्रविड़ आंदोलन, ये भी द्रविड़ आंदोलन में इंपॉर्टेंट है। सिक्किम विले, गोवा विले और ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये तो आपको पता ही होगा ना, पंजाब में हुआ था ब्लू स्टार और पंजाब समझौता, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक चैप्टर 6 में है। चैप्टर 7 में, अच्छा इसमें एक और बात को बता दूं, इसमें जो एडेड टॉपिक है वो कश्मीर मुद्दा, ये जरूरी है करके जाना। चैप्टर 7 जो है वो है नई प्रवृत्तियां एवं विकास। इसके अंदर क्या है, गठबंधन का युग हमारे समाज में कब आया था, राष्ट्रीय एवं संयुक्त मोर्चे की सरकार, एनडीए यूपीए, ये जरूरी है। देखो ये लास्ट जो चैप्टर है इसमें 3 है, तो 3 में से भैया बता दूं आपको एक तो आएगा ही आएगा। फिर एडेड टॉपिक इसमें है विकास के विलय एवं अभिशासक, ये जरूरी है करके जाना, ठीक है। सो गाइज मैंने आपको फर्स्ट बुक के बारे में कंप्लीट तरीके से बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट बुक में क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे कैसे हैं, और आपका एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। और यही जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मैंने कंसेप्ट बताए हैं, फाइनल में भी यही होगा। एक और वीडियो आएगी फाइनल के अंदर जिसमें आपको और ब्रीफ तरीके से सारी की सारी चीजें बताऊंगा, राइट। सो गाइज ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके पास आएगा, राइट। इसे कॉपी कर लीजिए और प्रिपरेशन की तैयारी कर लीजिए। टिल देन बाय बाय टू ऑल। बताने जा रहे हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस की बुक सेकंड यानी कि समकालीन विश्व राजनीति के बारे में, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट हैं और प्लस में एडिड टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर 1 है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए इससे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर अपनी दूसरी वाली बुक जो थी उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दे दी है, कौन कौन से टॉपिक उसमें ऐड हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखिए अब क्या है इसमें, तो दो ध्रुवीयता का अंत जो है इसके अंदर मेन जो है वो 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सोवियत संघ का विघटन, कारण और उसके परिणाम। देखिए सोवियत संघ जो था आपको पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ही महाशक्तियां सामने आई थी, यानी कि 2 सुपर पावर, एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर। लेकिन एक्चुअली में जो यूएसएसआर था वो अमेरिका के सामने क्यों नहीं टिक पाया। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, डिसइंटीग्रेटेड हो गया था वो। तो उसके क्या क्या कारण है और क्या क्या उसके रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या उसके परिणाम है वो आपने पढ़ना है। शॉक थेरेपी, बहुत लोगों को लगता है शॉक थेरेपी हट गया है, नहीं भाई शॉक थेरेपी नहीं हटा है, सिलेबस में है, प्लीज जाइए देखिए समझिए उसको कि शॉक थेरेपी क्या होता है। फिर तनाव एवं संघर्ष का दौर, उस समय एक्चुअली में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उससे पहले हमने क्या क्या तनाव रहे थे, क्या क्या संघर्ष रहे थे कंट्रियों के बीच में, वो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा। और एक ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व मतलब अमेरिका, तो उसका क्या क्या वर्चस्व था, क्या क्या उसकी प्रणालियां थी वो इसमें आएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो एडेड टॉपिक्स हैं, देखो भैया एडेड टॉपिक्स सारे करके जाने हैं आपको। क्यों? क्योंकि एडेड टॉपिक्स अभी एनसीईआरटी के अंदर न्यू टॉपिक्स ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं दूसरी बुक जैसे कि बीबी चौधरी हो गया, बीबी तायल हो गया, उसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी नहीं है। होप सो नेक्स्ट ईयर में या 2023 के अंदर ही आ जाएगी। तो अफगानिस्तान व खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान व खाड़ी युद्ध ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सीआईएस और अरब स्प्रिंग, देखो सीआईएस और अरब स्प्रिंग करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके किसी के भी नोट्स चाहिए हो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, उसके अंदर मैं आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा, नोट्स दूंगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो है सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र, यानी कि जो सत्ता में, जो पावर में जो नए नए केंद्र आ रहे हैं, जो पावर्स आ रही है वो कौन कौन सी हैं। उसमें आपने पढ़ना यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क। भाई आपको बता दूं यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो एडेड टॉपिक्स है इसमें ब्रिक्स, इसके तो मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों करके जाना। ब्रिक्स के सत्ता के नए देश, अब ये जो सत्ता जो मैंने आपको बताई थी पावर, वो कौन कौन से देश जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान तथा साउथ कोरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया वाला तो भाई करके जाना, और एक इजराइल वाला। देखो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इजराइल, साउथ कोरिया, ये सत्ता के नए केंद्र हैं। और एक ब्रिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से यूरोपीय संघ, देखो एक जो संघ है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो क्वेश्चन उसमें से आएगा। एक होता है कि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए।
क्वेश्चन का मतलब गाइस ये नहीं है कि भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एमसीक्यू भी आ जाए। हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो मैटर है बेसिकली आपको बताने का, वो ये है कि अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा तो उसमें सारे के सारे एमसीक्यू भी कवर होंगे, प्लस में असर्शन रीजन भी कवर होंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो असर्शन रीजन है वो याद रखना वही कर पाएगा जो बेसिकली सारे कंसेप्ट को उसने पढ़ा होगा। अगर आप सोचते हो कि ऊपर ऊपर से आप पढ़ लोगे तो भाई फिर ये पॉसिबल नहीं है। चैप्टर जो थर्ड है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको जाके बुक में मार्कआउट कर सकते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना आपने, दक्षिण एशिया में संघर्ष, यानी कि दक्षिण एशिया में क्या क्या संघर्ष हुए, शांति हेतु किए गए उपाय, अब उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। फिर आता है पाकिस्तान सेना एवं लोकतंत्र। देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ये आ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो क्यों स्थापित नहीं हुआ, या पाकिस्तान की सेना कैसी है। फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र, एक लोकतंत्र का टॉपिक आ सकता है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और नेपाल में, ये आ सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र है या नहीं है, बांग्लादेश में लोकतंत्र है या नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोकतंत्र है या नहीं है। श्रीलंका में संघर्ष, श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था, आपको पता है, सिंगली को लेकर, तो वो सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा पैराग्राफ आ सकता है, पैराग्राफ भी आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, या एमसीक्यू में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। भारत पाकिस्तान संघर्ष, ये तो भारत पाकिस्तान का संघर्ष आज तक कभी खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यूटी चलता आ रहा है, और वही पाकिस्तान के साथ भारत के क्या क्या संबंध हैं उसके बारे में हमें बताना है। और इसमें जो एक ही टॉपिक ऐड हुआ है वो है मालदीव, और कोई इसके अंदर टॉपिक ऐड नहीं हुआ, राइट। सो गाइस ये 3 टॉपिक्स हैं, 3 चैप्टर मैंने आपको बताया, 1, 2 और 3। फटाफट से इसको जरा कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो है ये 4 है। चैप्टर नंबर 4 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके संगठन, यानी कि जो यूएनओ है वो क्या है और इसकी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके पहले तो अंग आप करके जाना, कार्य भी है इंपॉर्टेंट, जिसमें यूएनओ, यूएनईएससीओ, यूएनआईसीईएफ और डब्ल्यूएचओ, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बुक में बिल्कुल तरीके से मेंशन है, आप देख लीजिएगा इसको। संयुक्त परिषद के विस्तार की आवश्यकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, देखो मैंने भी आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ था वो किस तरीके का था, और उसके अंदर जो दूसरी जो कंट्रियां थी वो क्या क्या चेंजेस मांग रही थी, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, और इसकी मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पता है कि भारत जो है इसका वो परमानेंट मेंबर नहीं है, तो क्यों नहीं है और क्या है इसमें स्थितियां भारत की। ठीक है, इसमें कोई न्यूली एडेड टॉपिक्स नहीं है, वो यही करने हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में जो है वो है एडेड टॉपिक्स। चैप्टर 5 में एक तो सुरक्षा का आशय एवं विस्तार, यानी कि टॉपिक जो है, जो चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और इसका एक टॉपिक ये पढ़ना, और एडेड टॉपिक कौन से पढ़ने वो देखिए। आतंकवाद तथा आतंकवाद के प्रकार और आतंकवाद की समाप्तियों के लिए किए गए प्रयास, यानी कि क्या क्या हमारे देश की सरकार कर रही है आतंकवाद को हटाने के लिए। फिर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो है प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण। इसमें से गाइस जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण आंदोलन एवं पर्यावरण के खतरे, वैश्विक जागरूकता एवं प्रयास, ये 2 टॉपिक तो हैं, लेकिन पर्यावरण समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक एवं उपाय, 2 टॉपिक, पर्यावरण समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपको पता ही होगा क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा, तो वेस्ट है भाई, अब पढ़ लो, क्योंकि 2 महीने बचे हैं बस आपके पास, जैन और फेब। बस इसी 2 महीने के अंदर आपने अच्छा स्कोर करना है, और यही जो चीज है, ये सीयूईटी एग्जाम्स के अंदर आपके एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट होंगे। ठीक है, एजेंडा 2 ये नया ऐड हुआ टॉपिक्स है, एजेंडा 2 जरूर करके जाना। और आइए अब मूव करते हैं लास्ट और आखिरी चैप्टर की तरफ, जो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, जैसा कि मैंने, अच्छा अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दूसरे देशों के साथ जुड़ना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। भाई वैश्वीकरण का मतलब दूसरे देशों के साथ जुड़ना ट्रेड में नहीं होता। वैश्वीकरण का दूसरे देशों के साथ जुड़ना ट्रेड में भी है, कल्चर में भी है, मतलब इंटरडिपेंडेंस है। यानी कि जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ जाता है ना पूरे फॉर्म में, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो उसका लैंग्वेज आप उसकी यूज कर रहे हो, ठीक है, कल्चर मैंने भी आपको बताया, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ले रहे हो, उसको अपने देश में बुला रहे हो कि तुम व्यापार करो, आप उसके देश में जा रहे हो व्यापार करने के लिए, वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब 2 देशों का आपस में जुड़ना हर एक फॉर्म में होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ वैसे ही है, वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियां और वैश्विक
विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, किस तरीके से हम जुड़ रहे हैं दूसरे देशों के साथ, वो भी है इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण के प्रमुख यानी कि इसकी विशेषता जरूर करके जाना, वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं, हम किस फॉर्म में इसके साथ जुड़ रहे हैं। देखो किसी भी देश के साथ अगर हम जुड़ रहे हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के कोई भी नहीं जुड़ता। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि हाँ हमें स्कोर करना है। और ये जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं अभी बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या क्या एडेड टॉपिक्स हैं, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद वैश्वीकरण के कारण, क्यों करा वैश्वीकरण, क्या क्या रीजंस हुए उसके, वैश्वीकरण पे बहस और राजनीति। अब हर एक चीज के अच्छे और बुरे पहलू दोनों होते हैं, कुछ कहते हैं कि वैश्वीकरण अच्छा है, कुछ कहते हैं कि वैश्वीकरण बेकार है। तो क्यों अच्छा है यानी कि उसके मेरिट्स, और क्यों बेकार है उसके डीमेरिट्स, ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो वैश्वीकरण के बहस और राजनीति में आ सकती हैं। फिर इसमें परिणाम कौन कौन से हुए, राजनीतिक आर्थिक परिणाम क्या है, सांस्कृतिक परिणाम क्या है, ये और ये मैकडॉनलीकरण, भाई ये क्यों हुआ, क्यों देश में आया, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगी जिसमें मैंने आपको दोनों सातों चैप्टर के बारे में क्लियर कंसेप्ट बताया। फर्स्ट बुक के अंदर मैंने आपको दूसरी वीडियो में डाल रखा है, प्लीज जाइए देखिए उसको, सारे टॉपिक से टाइम मत वेस्ट करिएगा, और यही क्वेश्चंस यही टॉपिक जो है ये फाइनल में भी आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, ठीक है। बची बात कार्टून्स की, कार्टून्स के लिए भी एक नई वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आप पूरी तरीके से कार्टून को समझ पाओगे, क्या उसमें कंसेप्ट है कैसे नहीं है, ठीक है। सो क्लियर है गाइस, समझ आ गया आपको। सो होप सो अगली वीडियो के अंदर आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।